So now we have to discuss ETS and oxidative phosphorylation, which I will be writing it as OP. तो पहले हमने बात करी थी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, SLP, जो डायरेक्टली ATP बना था. सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए. Glucose after the oxidation, yes, has released electron and hydrogen ion. ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन NAD प्लस और FAD प्लस ने ट्रैप करे. This electron hydrogen ion, they are taken up by NAD plus and FAD plus, so that there is formation of NADH and FADH2. अब NADH और FADH2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, now these electron they will enter ETS. yes, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ETS के अंदर एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर. ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम वन कैरियर टू दी अनदर कैरियर, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू दी अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर. उसके बाद these electrons they are taken up by the oxygen. Now these electrons they are taken up by the oxygen atom, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. So NADH, FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन है that is finally taken up by the oxygen atom. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन आयन लिए, and this has resulted in the formation of the water. Oxygen will take the electron and hydrogen ion and it is converted into the water. ये जो water यहाँ पर बना है, you are going to call this water as metabolic water. तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. इसके साथ साथ इसके साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ETS के अंदर, देयर वुड बी रिलीज ऑफ एनर्जी. एज द इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव, as the electron they move from one carrier to the another electron carrier, there is a release of energy and this energy is used for the synthesis of ATP. ATP synthesis भी होगा और ये जो ATP synthesis होगा इसको हम कहेंगे oxidative phosphorylation. ठीक है, तो अब देखते हैं NADH का कैसे ऑक्सीडेशन होता है और वाटर सिंथेसाइज होगा और ATP सिंथेसिस होगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यूकैरियोट्स में. तो ETS के लिए चाहिए होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ETS होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. So let's say this is outer mitochondrial membrane. So I am writing it as outer mitochondrial membrane. So now let's say this is inner mitochondrial membrane. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
राइट और ये वाली जो स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ईटीएस को मिलाकर 5 कॉम्प्लेक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। Yes, 5 complexes are required and they are present in inner mitochondrial membrane. So this is largest complex which I am forming here. This is complex 1. You call this complex as NADH dehydrogenase. नाम से ही पता चल रहा है कि ये NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। Yes. So now this is the smallest complex. Smallest complex है। पोजीशन आप देख रहे हैं इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, स्पैन नहीं कर रहा वहां पर, ये अटैच्ड है टू द इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स, यू कॉल इट एज STH, पहले भी मैंने बताया है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन third complex, the third complex is cytochrome C reductase. Fourth complex, this is cytochrome C oxidase. So you should also keep this in mind. This is also known as cytochrome AA3 complex. Now the fifth complex which we have also studied in the photosynthesis, that is F0 F1 complex. Yes, so this is fifth complex. In the fifth complex, this part is F0 part. F0 part, it is a proton channel, and this is F1 part. Fine. So now let's see how the electrons they are going to flow from NADH and FADH2. तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इसकी एफिनिटी है NADH के लिए, मतलब कि NADH जो ऑक्सीडाइज होगा दैट इज बाय द कॉम्प्लेक्स 1। सो NADH से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन वो कॉम्प्लेक्स 1 के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे यस टू अ मोबाइल कैरियर। From the complex 1, electrons they are transferred to a mobile carrier, that is ubiquinone. तो जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको बताया था कि जो मोबाइल कैरियर है वो प्लास्टोक्विनोन है। जब मैंने फोटोसिंथेटिक ETS पढ़ाया था, प्लास्टिड के अंदर ETS पढ़ाया था, तो वहां पर जो मोबाइल कैरियर बताया था दैट इज प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि वो प्लास्टिड में है। तो यहाँ पर जो है मोबाइल कैरियर दैट इज यूबिक्विनोन।
From a ubiquinon, the electron, they are transferred to the complex 3. From complex 3 to the another mobile carrier, that is cytochrome C. Cytochrome C, it is a small protein. It is a small protein which is loosely attached to the outer side of inner mitochondrial membrane. Language सुनिए जरा. It is loosely attached to the outer side of inner mitochondrial membrane. साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन गए कॉम्प्लेक्स 4 के पास. कॉम्प्लेक्स 4 में पहले जाएंगे ये साइटोक्रोम ए के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास, एंड देन द इलेक्ट्रॉन दे आर फाइनली टेकन अप बाय द ऑक्सीजन एटम. तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन होगा. दिस इज मेटाबॉलिक वाटर. फाइन. तो एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक मेटाबॉलिक वाटर बनेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर कैरियर, as the electron they flow from one carrier to the another carrier, there is release of energy. ये जो एनर्जी रिलीज होगी that is used by the complex 1, 3 and 4 to pump hydrogen ion in the intermembrane space. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये हाइड्रोजन आयन पंप करेंगे. यस, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स? 1, 3 and 4. फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. यस, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मैट्रिक्स के अंदर कम होगी, तो जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट, विच आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द फोटोसिंथेटिक ETS, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स. ठीक है. तो यहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम, तो बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो नाउ टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया दे विल मूव टू द लो कंसंट्रेशन एरिया. तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, यहां पर कम है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन एरिया में आएंगे. नाउ दिस मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ F0 पार्ट. ये एक प्रोटॉन चैनल है, ये प्रोटॉन को लेके जाएगा. सो हाइड्रोजन आयन F0 पार्ट के थ्रू मूव करेंगे. ठीक है. और फिर F1 पार्ट के थ्रू मूव करेंगे. हाइड्रोजन आयन F0 पार्ट के थ्रू मूव करेंगे. ठीक है. जैसे ही हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव हो जाएगा. आप जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ये ATP बनाता है. तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा. ADP and PI will join, resulting formation of ATP. दो हाइड्रोजन आयन जब इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करेंगे तो देयर वुड बी प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP. So very important to note down here. When the two hydrogen ion they will move through this complex, there is formation of 1 ATP. So if you see this here carefully, एक NADH का ऑक्सीडेशन होगा,
तो कितने हाइड्रोजन आयन पंप हुए? 2 2 2, कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन आयन। 2 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बनेगा, तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन आयन से फ्रॉम द 6 हाइड्रोजन आयन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ 3 एटीपी। ठीक है, तो ये NADH की बात थी। अब बात करेंगे FADH2 की। FADH2 is oxidized. FADH2 is oxidized by this complex 2. Yes, complex 2. So FADH2 will give its electron and hydrogen ions to the complex 2. Yes, complex 2 से electron again to this mobile carrier ubiquinone. ubiquinone से electron complex 3. बाकी सब सेम है, प्रोसेस सेम रहेगा, सेम पाथ पे रहेगा. From the complex 3 to the mobile carrier cytochrome C, then cytochrome C to the complex 4 and again to the oxygen forming water. तो अब आप देखिए, जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, तो अब कितने हाइड्रोजन आयन पंप होंगे? 2 हाइड्रोजन आयन ये पंप कर देगा, 2 हाइड्रोजन आयन ये पंप कर देगा. कॉम्प्लेक्स 1 तो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो हाइड्रोजन आयन नहीं पंप करेगा, इन्वॉल्व ही नहीं है. सो व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स 2? कॉम्प्लेक्स 2 की अगर आप पोजीशन देखें तो कॉम्प्लेक्स 2 तो सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनर साइड पर अटैच्ड है. इट इज अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, टू द इनर साइड. ये पूरा मेम्ब्रेन में थोड़ी स्पैन कर रहा है. इट इज नॉट स्पैनिंग इन द मेम्ब्रेन, सो इट कैन नॉट पंप हाइड्रोजन आयन. यस, तो इसका मतलब अब 4 हाइड्रोजन आयन पंप होंगे, 6 नहीं पंप होंगे. तो मतलब कि FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो नुकसान वाली बात हुई 7. यस, सो इंस्टेड ऑफ दी 6 हाइड्रोजन आयन सिर्फ 4 हाइड्रोजन आयन पंप होंगे. यस, सो इफ यू टॉक अबाउट दी 1 FADH2, so only 4 hydrogen ion they are pumped. तो 2 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बनेगा, तो 4 हाइड्रोजन आयन से सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे. फाइन. So 1 NADH is going to produce 3 ATP and 1 FADH2 will produce 2 ATP. So this is all about the ETS and oxidative phosphorylation. तो अब हम क्या करते हैं कि टोटल जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कितना ATP प्रोड्यूस होता है वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं. तो बैलेंस शीट बना लेते हैं अब हम. तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं हम रेस्पिरेशन का. तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितना एटीपी बना थ्रू SLP? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितना एटीपी बना? यस, 4 एटीपी बना थ्रू SLP, 4 एटीपी. यस, अब देखना है कि NADH और FADH2 कितना बनता है. तो सिर्फ 2 NADH बनता है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये 2 NADH बना, इससे भी ATP बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो 2 NADH से भी ATP बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया ETS के थ्रू. माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा और प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन.
तो एक NADH से मैंने बताया था 3 ATP बनेगा, तो 2 NADH से 6 ATP हो गया। ये लिंक रिएक्शन पर आ जाओ। लिंक रिएक्शन के अंदर SLP से कोई भी ATP नहीं बनेगा। यस, कितना NADH बनेगा? 2 NADH। तो ये जो NADH है अगेन इससे बन जाएगा 6 ATP। एक NADH से 3 ATP। क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की एक टर्न में एक ATP बनेगा SLP के थ्रू। तो मैंने बताया था जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी, तो इसका मतलब 2 ATP बनेंगे SLP के थ्रू। ठीक हो गया ये? यस, NADH कितना बनेगा? एक टर्न में 3, तो इसका मतलब 2 टर्न में 6, एक टर्न में 3, तो 2 टर्न क्रेब्स साइकिल की होगी तो 6 NADH। एक टर्न में एक FADH2, तो 2 टर्न में 2 FADH2। तो देखते कितना ATP हो गया? 6 into 3, yes, 6 into 3 that is 18, 2 into 2, एक FADH2 2 ATP बनाता है, 2 into 2 that is 4। क्लियर हो गया? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितना ATP बन गया? 4 + 2 6, और यहां पर कितना बन गया? 18 + 4, 18 + 4 22, 22 + 6 28, 28 + 6 ये कितना हो गया? 34। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो 6 ATP थ्रू SLP, 34 ATP थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल ATP कितना हो गया? 34 + 6 दैट इज 40। ये टोटल ATP है। बट यू नो कि 2 ATP यूज हुआ ग्लाइकोलाइसिस में एक्टिवेशन के लिए, तो ये टोटल बना 2 यूज हुआ एक्टिवेशन के लिए। सो व्हाट वुड बी द नेट ATP प्रोडक्शन? नेट ATP प्रोडक्शन इज 38। तो एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो 38 ATP प्रोड्यूस्ड होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। So this is all about the aerobic respiration. So now we have to add some important points with respect to the anaerobic respiration.